नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी 2011 सुबह के करीब 7 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक ट्रैकमैन को एक बैग दिखाई देता है। उसमें से कुछ लाल रंग का गीला पदार्थ सा निकल रहा था। उसको शक होता है, पुलिस को वो इन्फॉर्म कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये कहानी है दिल्ली में एक ऐसे कांड की जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत के कई राज्यों में इसकी खोज की, सारी इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ किया, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं लगा। और जब कातिल का अंत में पता लगा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये शख्स यही है। उस बैग की जांच करने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है। नजदीक में पहाड़गंज पुलिस थाना है, वहां के कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं। बैग को बरामद किया जाता है, उसकी जांच शुरू की जाती है और ये सब कुछ हो रहा था मीडिया के सामने और ये बहुत बड़ी वारदात का संकेत था। धीरे धीरे उस जगह भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। क्या थी वो बैग की कहानी? पुलिस सावधानी से उस बैग को खोलती है तो अंदर पाती है एक लड़की की लाश उस बैग में ठूसी हुई थी। उस लड़की के गले पे एक कट मार्क था, खून वहीं से निकल रहा था और देखने से यही लगा कि ये हत्या का मामला है। लड़की के दाहिने हाथ में एक टैटू भी बना हुआ था और शायद यही निशानी थी जिससे उस लड़की की पहचान हो सके। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ था, उसको कुचला नहीं गया था। पुलिस ने उस लाश की कई सारी तस्वीरें ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्योंकि मीडिया के सामने ये बैग खोला गया था, इसीलिए पूरे भारत में ये न्यूज़ सनसनी की तरह फैल गई। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी उस लड़की के बारे में जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने इसकी जितनी भी तस्वीरें हैं वो मीडिया से साझा की और उनसे मदद मांगी कि किसी भी तरीके से इस लड़की की जांच हो सके, इस लड़की की शिनाख्त हो सके, तो हम अपनी जांच आगे बढ़ाएं। सभी अखबारों में इस लड़की की तस्वीरें प्रिंट होने लगी। सभी छोटी मोटी जगह पे उस लड़की का पैम्फलेट लगाया गया, लोगों में भी बांटे गए। पुलिस भी अपना काम कर रही थी और मीडिया भी। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया जो इस लड़की के बारे में बता सके। पुलिस को ये लगा कि हो सकता है इस लड़की के आगे पीछे कोई ना हो और या फिर ये भी हो सकता है कि वो दिल्ली से बाहर कहीं रहती हो। लेकिन देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इस खबर को दिखा रहे थे, उसके बावजूद कोई भी शख्स सामने नहीं आया इस लड़की की पहचान के लिए। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इस बैग को रेलवे स्टेशन पे कौन लेके आएगा। इसी के चलते वहां के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगालने शुरू हुए। 11 फरवरी को शव बरामद हुआ था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने जब उस सूटकेस को उस समय देखा था, उस समय खून बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ताजा हो, क्योंकि खून जमा नहीं था, गाढ़ा हो गया था। इसका मतलब ये था कि कुछ देर पहले ही कातिल ने उस बैग को वहां पे रखा था। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। जो रेलवे स्टेशन की तरफ एग्जिट और एंट्री का गेट है, उस तरफ के सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद वो लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 7 बजे से 2 घंटे पहले कौन कौन सी ट्रेनें रेलवे स्टेशन पे आई थी। तो इससे ये मालूम चल सकता है कि कोई शख्स अगर ट्रेन से उतर के आया हो और उसने बैग रख के और वापस वो ट्रेन से रवाना हो गया हो। तो इसी के चलते पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब पुलिस ने अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाया। पहले वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक सीमित थी, उसके बाद उसने सभी प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए कि हो सकता है कि कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से आया हो और वो यहाँ पे बैग रखे और फिर वापस दूसरे प्लेटफॉर्म से भाग गया हो। लेकिन दूसरा सवाल ये था कि इतना भारी बैग उठाए कोई शख्स सीढ़ियों से चढ़ के प्लेटफॉर्म के जरिए प्लेटफॉर्म को पार करते हुए इधर तक कैसे आया होगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच चालू रखी। पुलिस को इस पे भी कोई भी कामयाबी नहीं मिली। फिर पुलिस ने ये सोचा कि शायद वो
ऑटो से आया हो। तो ऑटो स्टैंड के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले गए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने ऑटो यूनियन से भी बात की, लेकिन नाउम्मीदी ही हाथ लगी। अब पुलिस की जांच को 12 दिन बीत चुके थे और लगातार मीडिया में उस लड़की की खबरें चल रही थी। पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर था और आखिर 23 फरवरी 2011 पुलिस ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक उसके अगले दिन यानी 24 फरवरी 2011 को एक शख्स जिसका नाम करतार सिंह था पुलिस स्टेशन में आता है। उसके हाथ में इस लड़की की एक अखबार में छपी हुई तस्वीर थी, उसकी कटिंग थी। करतार सिंह पुलिस को बताते हैं कि ये उनकी बेटी नीतू सोलंकी है। पुलिस सुनते ही हैरान रह जाती और तुरंत क्राइम ब्रांच को खबर की जाती है। अब ये केस क्राइम ब्रांच के जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस करतार सिंह से पहला सवाल पूछती है कि जो कटिंग आप लेके आए हैं वो तो ठीक अगले दिन का है, तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? तो उन्होंने यही बताया कि हमें तो पहले दिन से खबर मिल गई थी कि किसी लड़की का शव बैग में मिला है और लड़की की तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन हमें लगा कि इसका चेहरा हमारी बेटी से मिलता जुलता है और पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये हमारी ही बेटी है। करतार सिंह आगे कहते हैं कि उनकी बेटी तो सिंगापुर में रहती है और 10 फरवरी की रात को उनकी अपनी बेटी से बात भी हुई और उसने ये भी बताया था कि 17 से 24 तारीख के बीच में वो इंडिया आने की तैयारी कर रही है और उस रात से आज 24 फरवरी तक हमने उसका इंतजार किया और उस दिन के बाद उससे कभी भी बात नहीं हुई। हमें लगा कि शायद वो काम में बिजी होगी, तो इसीलिए 17 फरवरी से ही उसका घर आने का इंतजार हो रहा था और अगर उसको आना होता तो वो आ चुकी होती, लेकिन चूंकि हमारी बेटी की उससे तस्वीर मिल रही थी इसलिए हम पुलिस स्टेशन आए ये पता लगाने के लिए कि क्या वो सचमुच हमारी ही बेटी है। और पुलिस ने चूंकि पहले ही उस लड़की की फोटोज रखी हुई थी, करतार सिंह को वो सारी फोटोज दिखाई जाती है और करतार सिंह अपनी बेटी को पहचान जाते हैं। नीतू सोलंकी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ का कोर्स किया और इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कोर्स किया। नीतू काफी होनहार लड़की थी, बेबाक थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी करी। और नीतू के परिवार में माता पिता के अलावा उसकी एक बहन भी थी और पिता का डेयरी का बिजनेस था और वो साथ में प्रॉपर्टी के लेन देन का भी काम करते थे और अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार था, संपन्न परिवार। नीतू जब जॉब कर रही थी तो इसी दौरान नीतू ने बताया, ये बात है 2010 की, कि उसे सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है और वो वहां जाना चाहती है। माँ बाप ने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने उसको यही समझाया कि यहीं पे रह के जॉब करो। धीरे धीरे नीतू का सिंगापुर जाना एक जिद बन गया था और उसको अपने करियर से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना था और नीतू की बहन ने भी इस फैसले में उसका पूरा सपोर्ट। और इसके 1 महीने के बाद 2010 अप्रैल में नीतू सिंगापुर चली। माँ बाप थोड़ा नाराज थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को बाद में चल के स्वीकार कर। वहां से डेली या हर 2 दिन में या हर महीने नीतू अपनी बहन को या अपने माता पिता को स्काइप पे कॉल किया करती और कई बार वॉइस कॉल भी कर लिया करती। जाने के 2-3 हफ्ते बाद तक ये सिलसिला शुरू रहा, लेकिन उसके बाद दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्तों के बाद दिन महीनों में बदलने लगे। वो महीनों पे अपने घर वालों को कॉल करने लगे और 10 फरवरी 2011 को भी उसने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया था। बहन ने देखा कि नीतू के सर पे चोट लगी थी, तो बहन ने पूछा तो नीतू ने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई और चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है। इसके बाद नीतू का कॉल नहीं आया और फिर पिताजी 13 दिन के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं 24 फरवरी। माता पिता और बहन के अनुसार नीतू सिंगापुर में थी, फिर वो कब इंडिया आई और उसका ये हाल कैसे हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस को तो पहले शक हुआ कि नीतू सिंगापुर गई कि नहीं गई। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे पता किया जाता है, वीजा ऑफिस से भी इसका पता किया जाता है सच्चाई जानने के लिए, लेकिन पता लगता है कि नीतू सोलंकी नाम की कोई भी लड़की पिछले 5 सालों में सिंगापुर नहीं गई। इससे ये साबित हो गया कि नीतू अपने घर वालों से झूठ बोल रही। लेकिन क्यों? नीतू जिस कॉल सेंटर में काम करती थी, पुलिस वालों ने उसके सभी कलीग से पूछताछ की। इनमें से कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी थे
इसमें से एक लड़के का नाम निकल के सामने आता है। लड़के का नाम था राजू गहलोत। ये भी दिल्ली का रहने वाला था और 2010 के शुरुआती महीनों में उसकी मुलाकात नीतू से हुई थी और इसकी भी उम्र 20-21 साल के लगभग थी और ये एयर इंडिया के एक ऑफिस में काम करता था। और राजू गहलोत और नीतू सोलंकी की इसी कॉल सेंटर में ही मुलाकात हुई। फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोनों में प्यार हो और दोनों रिलेशनशिप में आए। उधर पुलिस राजू गहलोत के बारे में पता करते करते उसके घर तक पहुंच जाती। पूछताछ में ये पता चलता है कि करीब 8-9 महीनों से राजू गहलोत भी घर से गायब है। जाते वक्त राजू गहलोत ने यही बताया था कि वो किसी ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है और हालांकि वो बीच बीच में कॉल करता था, लेकिन इस 8-9 महीनों में वो घर नहीं आया था। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जिस दिन से नीतू घर से गई थी उसी दिन से राजू भी घर से गया और ज्यादा चांसेस ये थे कि घर से निकलने के बाद दोनों साथ रहने लगे और हो ना हो नीतू का कत्ल के पीछे राजू गहलोत का ही हाथ है। अब राजू गहलोत को प्राइम सस्पेक्ट मान के पुलिस की जो जांच है वो उस दिशा में आगे बढ़ती है। 2 मार्च 2011 राजू गहलोत का नाम सामने आता है और उसके कुछ दिन के बाद 6 मार्च तक एक और लड़के का नाम सामने आता है, नवीन शौकीन। ये राजू का जिगरी दोस्त था और रिश्ते में कजन था। पुलिस उसको उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे पुलिस हैरान रहे। राजू और नीतू दोनों आपस में प्यार करते, लेकिन प्यार होने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि दोनों का गोत्र एक ही है और हिंदू धर्म के अनुसार सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं होती, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार सेम गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता है। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगने, क्योंकि उनको शक था कि बताने के बाद इन दोनों के रिश्तों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये लोग अपने अपने घरों में झूठ बोल के घर से निकल जाते हैं और बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। चूंकि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों पहले से जॉब कर रहे थे, इसलिए उनको आसानी से वहाँ पे जॉब मिल जाती है। लेकिन कुछ महीने बेंगलोर में रहने के बाद वो लोग वापस दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे 7,000 रुपये किराए के एक कमरे को वो लोग हायर करते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं। अब तक 7 से 8 महीने बीत चुके थे। अब बेंगलोर से दिल्ली आने के बाद कोई इनके पास जॉब नहीं थी, कोई इनकम सोर्स नहीं था। चूंकि इन्होंने पहले से सेविंग्स की हुई थी, उसी के बल पे इतने दिन वो लोग चल रहे थे। अब आर्थिक तंगी का साइड इफेक्ट धीरे धीरे इन दोनों के रिलेशनशिप में दिखने लगा। दोनों में झगड़े शुरू हुए। चूंकि नीतू सोलंकी एक जिद्दी लड़की थी और वहीं राजू एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का था। राजू गहलोत का भी परिवार काफी संपन्न था और काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, तो नीतू अक्सर राजू पे दबाव डाला करती थी कि वो अपने घर वालों से कहे कि 1-2 प्रॉपर्टी उसके नाम से कर दे। क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे तो वो उसका दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था राजू के प्रति। दूसरी तरफ राजू इस बात को डिप्लोमेटिक तरीके से टाल रहा था और उसने कभी अपने पिता से इस बारे में बात नहीं की। एक दिन नीतू ने तंग आके राजू की बहन को फोन कर, क्योंकि राजू के नाम से एक फ्लैट था, तो नीतू राजू की बहन को वो फ्लैट बेचने के लिए दबाव डालती है और बहन ने साफ मना कर दिया। अब ये बहन से भी गुस्से में बात करने लगी। इतने में जब ये बहस हो रही थी, इसी दौरान राजू गहलोत वहां पहुंच जाता है और जब उसको पता लगता है कि नीतू की बात उसकी बहन से हो रही है तो वो नीतू पे काफी बरसता है। इस पे नीतू फोन काट देती है और राजू गहलोत से झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजू गहलोत वहीं पे पास पड़ा हुआ एक चाकू उठा लेता है और नीतू पे वार कर देता है। वार इतना तेज था कि नीतू वहीं गिर जाती है। अब राजू घबराहट में उसी अपने दोस्त को कॉल करता है, नवीन को, लेकिन नवीन उसकी कोई भी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है। अब राजू अपना बड़ा सा बैग लाता है, उसमें लाश को किसी तरीके से ठूसता है। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी, लेकिन राजू को पता था कि अगर वो रात को निकलेगा तो कोई ना कोई पुलिस चेकिंग के दौरान उसकी हरकत को पकड़ सकता है।
इसलिए वो रात भर रुका और सुबह होने का इंतजार किया। धीरे धीरे बैग में ब्लड के निशान बढ़ते जा रहे थे। सुबह 5:15 राजू बैग लेके घर से बाहर निकलता है। एक ऑटो रिक्शा करता है। उसका प्लान ये था कि किसी रेलवे स्टेशन पे जाके या तो वहीं छोड़ देगा या फिर किसी ट्रेन में बैठ के धीरे से उस बैग को बाहर फेंक देगा। अब वो ऑटो से उतरता है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करने लगता है तो देखता है जो सामान की स्कैनिंग होती है वो मशीन सामने थी। अब उसको लगा कि स्कैनिंग में तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो बैग को वापस लेके बाहर की तरफ आता है और वहीं पे एक जगह पे खड़ा हो जाता है और इस तरीके से एक्टिंग करता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है और धीरे से मौका पाके वहां से निकल जाता है, बैग को वहीं छोड़ के। अब जो बैग में जो लाश पड़ी उसमें से ब्लड निकलना तो पहले से ही शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि बैग वाटरप्रूफ होता है इसलिए उसको थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके दाग साफ दिखाई दे रहे। तभी यहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने सुबह 7 बजे उस बैग को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ राजू गहलोत यहाँ से भाग के अपने घर पहुँचता है। वहाँ पे जो भी ब्लड के निशान थे उसको साफ करता है और अपने सारे कपड़े समेटता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी मकान मालिकिन उससे पूछती है कि नीतू कहाँ, तो वो बताता है कि उन दोनों का सिलेक्शन किसी और कंपनी में हो गया है, तो वो दोनों निकल रहे हैं। फिर सीधा वहाँ से वो अपने जिगरी दोस्त नवीन के घर जाता है, 3 दिन वहीं रुकता है। दूसरी तरफ मीडिया में ये सारी खबरें चल रही थी। जब राजू ने बैग को इस रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन उसके दायरे में नहीं आए। पुलिस को अब राजू को ही पकड़ना था। उसके बाद केस सॉल्व। जहाँ जहाँ शक था पुलिस को, वहाँ वहाँ राजू को ढूंढने के लिए पुलिस पहुँचती है, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, सोनीपत, गोवा, यहाँ तक कि पुलिस नेपाल भी गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। दिन महीनों में बदलने लगे और महीने साल में, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। पुलिस ने राजू गहलोत टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में भी डाल दिया और उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा। साल बीतते जा रहे थे लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव था इस केस को सॉल्व करने का, लेकिन पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं थी राजू गहलोत की। तभी अचानक एक दिन 25 जून 2019 राजू गहलोत के घर पे एक कॉल आता है। राजू की माँ फोन उठाती है, लाइन पे राजू गहलोत था। ये 8 सालों में पहली बार था जब उसने अपने घर पे बात की थी। पिछले 8 सालों में राजू ने किसी से कोई भी बात नहीं की थी, अपने घर पे नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, किसी दोस्त से नहीं। वो जिंदा भी था कि नहीं ये भी उसके घर वालों को नहीं पता था। राजू ने अपनी माँ से कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, अब मैं शायद बचूंगा नहीं, मुझे आपको आखिरी बार देखना था, इसलिए जल्दी से गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल पहुंच जाओ। पूरा परिवार हॉस्पिटल की तरफ भागता है और इसी बीच किसी ने पुलिस को भी खबर दी, क्योंकि पुलिस ने स्ट्रिक्टली उनके घर पे ये बोला हुआ था कि कोई भी अगर आपको सूचना मिले राजू की तो पुलिस को जरूर बताइए और पुलिस को सहयोग कीजिए। पूरे घर वाले हॉस्पिटल में, क्राइम ब्रांच की एक टीम भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन पता चलता है कि कुछ देर पहले राजू गहलोत की मौत हो चुकी है। उसको लीवर और किडनी की भयंकर बीमारी थी। हॉस्पिटल में राजू गहलोत के कुछ कलीग्स भी थे। पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की तो हैरान करने वाले उन्होंने बयान दिए। जितने भी कलीग्स थे उनके सबके बयान के आधार पे जो इस कत्ल की थ्योरी बनाई गई वो ये थी। दिल्ली से भागने के बाद राजू गहलोत बेंगलोर, मुंबई, गोवा, सोनीपत कई शहरों में उसने शरण ली। वो भागता रहा। वो कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकता था क्योंकि पुलिस ने उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था और दूसरी तरफ मीडिया में उसका नाम चल रहा था, तो इस वजह से जॉब करने पे खतरा था। वो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एक मोबाइल सिम चेंज करता था जिससे पुलिस उसको ट्रेस ना कर सके। इस तरीके से करते करते काफी दिन तो गुजर गए और उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। इसके चलते जॉब करना उसके लिए जरूरी था। इसी के चलते उसने अपना नाम चेंज करके रोहन दहिया कर लिया और उसने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी लाइसेंस, फर्जी पैन कार्ड बनवा लिए और धीरे धीरे करते करते इसको एक जगह जॉब भी मिल गई। इसको सिगरेट की लत, शराब की लत, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहने लगा था, किसी से बात नहीं करता था और डिप्रेशन
और किडनी इन्फेक्शन और लीवर इन्फेक्शन के चलते ये बीमार रहने लगा और इसी के चलते उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था और जब घर वाले पहुंचे तो वो पहले ही दम तोड़ चुका था। पुलिस ने यही सोचा कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था जब वही नहीं रहा तो फिर केस किस पे चलेगा, एक मुर्दे को सजा तो हो नहीं सकती। पुलिस ने जब नीतू के घर वालों को राजू गहलोत की सच्चाई बताई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पुलिस बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पिछले 5 सालों से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस बीच कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए, कई रिटायर हुए, लेकिन कोई भी अफसर नीतू के माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आया। ये नीतू के घर वालों का कहना। 26 जून को राजू गहलोत का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद हमेशा के लिए ये केस बंद हो। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपका कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं नई नई कहानियाँ लेके आऊँ और अगर आप किसी खास कहानी को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हम उस पर काम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और आपके सामने वो कहानी ज़रूर लेके आएँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।